हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी फनवेस्टर। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल इंडिया के बारे में। 15 सालों का एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिला है। मोस्ट ऑफ द निफ्टी मेटल सेक्टर स्टॉक्स ने नए लाइफ टाइम हाई ऑलरेडी बना दिए और मुझे लगता है कि अब सेल इंडिया की बारी है। चार्ट बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। हम लोग पहले चार्ट पे समझेंगे कि चार्ट पे किस तरीके से हमको रीड करना है, क्या नए टारगेट निकल कर आ रहे हैं, नई एंट्री किस लेवल पे लेनी है और जिन लोगों ने ऑलरेडी इसको बाई कर रखा है उन लोगों को क्या टारगेट यहाँ पर ध्यान में रखने चाहिए। साथ ही साथ हम लोग इसका फंडामेंटल भी एनालिसिस करने वाले हैं कि फंडामेंटली कंपनी कैसी लगती है, क्या टाइम फ्रेम हमको ध्यान में रखकर किस टारगेट के लिए हमको यहाँ पर प्ले आउट करना चाहिए। तो पहले चार्ट पर समझते हैं, उसके बाद में फंडामेंटल मिस्टेक करके ओवरऑल एक पिक्चर समराइज हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सेल का मंथली चार्ट फ्रेम ओपन कर लिया एंड इफ यू सी, जो पहले के हाईटाइट थे वो 2007-2008 के आसपास में बने थे, 290 रुपए के आसपास में। और उसके बाद में ये पूरा पैटर्न फिजल आउट होता है। यहाँ पर सुनामी आई थी, ये कह सकते हो पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था 2008 के अंदर, तो उसमें ये भी क्रैश हुआ और 290 रुपए से ये शेयर 58 से 60 रुपीज के आसपास में आ जाता है। उसके बाद में वापस 3-4 महीने का एक कंसोलिडेशन और एक अच्छा खासा यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलता है। वो 252 रुपीज के आसपास में जाता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल टॉप के आसपास में बनाता है। बट यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये होती है कि यहाँ कहीं पे एक 4-5 महीने का कंसोलिडेशन होता है। तो ये जोन आज की डेट में भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये पूरी हिस्ट्री बताई है। तो मैं एक बार इसको मार्क कर लेता हूँ। देखो ये वाला जो जोन है ना, ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ पर लाइन मार्क करी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 4-5 महीनों का कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद में यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट आया था। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए ये लेवल वापस कब आए थे, जब यहाँ से एक गिरावट आई थी तो यहाँ कहीं पे वापस एक 4-5 महीने का अगेन कंसोलिडेशन। जब ये ब्रेक होता है तो एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है। इसका मतलब ये जो लेवल है ना, ये ऊपर जाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जाता है तो भी एक अच्छी खासी बढ़त, एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिलता है। और इसके नीचे आता है तो यहाँ पर भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है। तो ये जो लेवल है ये बहुत क्रिटिकल है सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर इसको प्ले आउट करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। देखो यहाँ पर ऑलरेडी ये जो गिरावट आई उसके बाद में आप ये देखोगे ना, एक पूरा अच्छा खासा कंसोलिडेशन जोन बना। कंसोलिडेशन जोन कहाँ से बना, 2011 से लेकर यहाँ कहीं तक कंसोलिडेशन जोन बना 2024 तक, मतलब 13 सालों का एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ। अब इस चार्ट को यहाँ पर भी समझने की कोशिश करते हैं। सी, ये जो लेवल्स थे, ये वाले जो लेवल है ये मैं मार्क कर देता हूँ। ये जो पहले के लेवल थे 123 रुपीज, अब इसका क्या रोल है मैं आपको बताता हूँ। 123 रुपीज है, यहाँ कहीं पे इसको कट करने का कोशिश किया गया फर्स्ट टाइम। इसके बाद में ये सेकंड टाइम जो इससे बहुत नीचे रह गया था, तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ कहीं पे आया था। और उसके बाद में जो इसको एक्चुअली जो ब्रेक किया था वो ब्रेक किया था 2021 के अंदर। तो क्या होता है कि जब भी आपका 9 साल 10 साल का 15 साल का ब्रेकआउट आता है ना, तो हमेशा एक ट्राई रहता है, एक कोशिश रहता है, या तो वो ब्रेकआउट लेट से ये ब्रेकआउट का लेवल इसके नीचे यहाँ एक कंसोलिडेशन कर जोन करे, इसके बाद ब्रेकआउट दे, या फिर ये ब्रेकआउट देने के बाद इसको रिटेस्टिंग करे और फिर ऊपर जाए। दो में से एक चीज आपके पास में होनी चाहिए। अभी ये देखो यहाँ कहीं पे इसका एक कंसोलिडेशन हुआ 80 रुपीज के आसपास में, उसके बाद में ये सीधा अपसाइड करता है एंड क्रॉस करने की कोशिश करता है। तो जिन लोगों ने नीचे पे ले रखा है उन लोगों के लिए तो ओके, बट यहाँ पर एक नए बुल्स की एंट्री नहीं हो सकती। और अगर आपको तेजी चाहिए ब्रेकआउट पे तो आपके नए बुल्स आने चाहिए, नए स्विंग्स अपॉर्चुनिटी खेलने वाले बंदे यहाँ पर आने चाहिए। तो हुआ क्या, यहाँ पर 2-3 महीने यहाँ पर एक कंसोलिडेशन किया और उसके बाद में जब ब्रेकआउट किया तो ये पूरा रिटेस्टिंग किया, तो ये पूरा का पूरा रोल है वो फेल हो गया। यहाँ कहीं पे लॉजिकली या कंसोलिडेशन होकर ब्रेकआउट आना चाहिए था, बट ये फेल हुआ और यहाँ पे वापस एक डाउनसाइड देखने को मिली अच्छी खासी। इसके बाद में बायर और सेलर में अच्छा खासा यहाँ पर फाइट हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, कई महीनों का यहाँ पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन है। और इस कंसोलिडेशन का फिर से एक ब्रेकआउट हुआ। ये देखो ये ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्टिंग हुई 2 महीने तक, फिर अगेन ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ। तो ये जो पहले के हाइस थे वो ब्रेक हुए। तो बेसिकली क्या हुआ था कि ये जो लेवल्स थे, ये जो हाइस थे, एक बार ड्रॉइंग्स हटा देता हूँ मैं तो आपको समझ में आएगा कि ये जो हाइस थे जो 2011 के अंदर लगे थे, उसको फर्स्ट टाइम यहाँ पर 2021 में तोड़ने का कोशिश किया गया, बट नहीं हुआ। तो उसके बाद में इसको कहाँ ब्रेकआउट दिया गया, 2024 के अंदर वापस इसको जाके रिटेस्ट किया एंड ब्रेकआउट दिया। तो ये चीज आपको समझ में आए कि बेसिकली जब भी आप 10 से 15 सालों का हाई ब्रेक कर रहे हो तो आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हो कि यहाँ पर आइदर रिटेस्टिंग हो या ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेशन हो। अब सिमिलरली क्या हो, अब ये वाले जो हाइस थे, ये जो हाइस थे 188 रुपीज के आसपास में, ये बेसिकली लेवल है 180 से 190 रुपीज के बीच का लेवल। मैं आपको अगर रेंज बताऊं तो ये जो हाईस थे यहाँ कहीं पर भी पहले रिटेस्टिंग हुई। देखो इनका हाई का इंपॉर्टेंस मैंने ऑलरेडी बताया, तो इसने फर्स्ट टाइम यहाँ कहीं पे जून 2024 में ब्रेक करने का कोशिश किया। तो अपना टारगेट क्या रहता है, आई एम अगेन सेइंग, इसको ब्रेक किया तो ठीक, अपसाइड इसको मिल गई 180 रुपीज तक है, तो यहाँ कहीं पे अगेन कंसोलिडेशन होना चाहिए था यहाँ कहीं पे एंड देन ब्रेकआउट देना चाहिए था। ठीक है, या फिर ये अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो वापस यहाँ कहीं पे रिटेस्टिंग होकर फिर ब्रेकआउट होना था। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये पूरा का पूरा नीचे फिजल आउट हो गया। ठीक है, अब इसका एक पैटर्न ना बहुत अट्रैक्टिव बन रहा है। जब भी इसमें ब्रेकआउट आ रहा है, इसमें बड़ा इश्यूज क्या आ रहा है कि जब भी इसमें ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ कहीं पे ब्रेकआउट आया, पूरा ब्रेकआउट फिजल आउट हुआ, कंसोलिडेशन हुआ।
ये ब्रेकआउट है, पूरा का पूरा ब्रेकआउट फिजल आउट हो गया। लॉजिकली यहाँ कहीं तक थोड़ा सा गिर के इसको 10-15% गिर के वापस ऊपर आ जाना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं है। पास्ट में भी इफ यू सी ये अच्छा खासा ब्रेकआउट, चलो ठीक है, ये तो एक एक्सेप्शनल केस था कि चलो इसमें तो पूरा मार्केट ही क्रैश होता, बट लास्ट दो सिचुएशन में यही देखने को मिल रहा है कि अच्छा खासा नीचे कंसोलिडेशन हो रहा है और ब्रेकआउट फिजल आउट होकर आ रहा है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, अभी ये तीसरा सिचुएशन भी पहले एक बार देख लेते हैं अभी क्या हुआ है। अभी जो करंट में क्या सिचुएशन बन के आ रहा है कि ये जो जिस तरीके से यहाँ पर था, फर्स्ट टाइम आया एंड सेकंड टाइम में निकल गया, अभी यहाँ पर भी वापस ये सेकंड टाइम के अंदर आ रहा है एंड हाई प्रोबेबिलिटी ये ब्रेक करेगा। मैं आपको रीजन बता दूं, नॉट ओनली दिस टाइम कि ये सेकंड टाइम आ रहा है एंड मंथली कंसोलिडेशन है। देखो ये जो पूरा 12 महीने का कंसोलिडेशन है ना, ये नीचे के लेवल पे अच्छी खासी फाइट होकर आ गई है। नीचे के लेवल पे अब सेलर्स ने दम तोड़ दिया है, सेलर के पास में और ज्यादा सेल करने के लिए क्वांटिटी बचा नहीं है, प्रेशर बचा नहीं है, क्योंकि बायर ने बहुत सालों तक यहाँ पर कहीं पे फाइट कर लिया है, ठीक है। वो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा आप देखोगे ना, ये इससे बिग कप एंड हैंडल पैटर्न, ये कप एंड हैंडल, मतलब बहुत सारे पैटर्न्स आप बनाना चाहो तो बन सकता है। मतलब इवन आप इफ यू वांट टू हाईलाइट दिस पैटर्न ऑल्सो कि ये एक रेंज में चल रहा है तो इसका भी ब्रेकआउट हो सकता है, यस हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से आपको एक ब्रेकआउट दिखेगा। तो जितना ज्यादा फाइट हुआ ना उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आने के यहाँ पर चांसेस है। और ये एक बार लेवल ब्रेक हुआ तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये पास्ट में बहुत बार रेजिस्टेंस की तरह काम कर गया है। ये अगर लेवल ब्रेकआउट हुआ तो अगर आप टेक्निकली भी देखो तो जितना इसका नीचे का ये पैटर्न होता है मिनिमम, ये जो कप का पैटर्न होता है, अगर आप ये पूरा एक कप मान के चलते हो ना, ये पूरा कप और एक हैंडल मान के चलते हो, तो मिनिमम जो इतना इसका गैप रहता है ना, वो ऊपर पैटर्न आता है, टेक्निकली बनकर आता है। तो हाई चांसेस है कि ये जो पहले वाले जो हाईज थे 2010 के 252, यहाँ तक डायरेक्टली टच करने का कोशिश करेगा। और इस बार ये कोई रिटेस्टिंग रिटेस्टिंग नहीं करेगा, हाई प्रोबेबिलिटी है कि डायरेक्टली निकल जाएगा, क्योंकि ये जो रिटेस्टिंग है कंसोलिडेशन है, ये नीचे के लेवल पे बहुत बार अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुका है। तो ये पिक्चर है पूरा मंथली पैटर्न पे। एक बार इसको वीकली समझते हैं, डेली समझते हैं, और उसके बाद में हम लोग इसका फंडामेंटली भी देखने की कोशिश करेंगे। अब एक बार इसको वीकली टाइम फ्रेम पे ओपन कर लेता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पर इफ यू सी कि वीकली पर भी इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसने ऑलरेडी अपना जो नया हाइज है 52 वीक हाइज है वो बना दी। तो पहले जो इसने ट्राई किया था 2024 में, उस टाइम 175 के ऊपर क्लोज नहीं दे पाया था, अब ऑलरेडी ये 178 के आसपास में क्लोज दे दिया। अब समझने वाली बात क्या है यहाँ पर कि बड़ा पैटर्न तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब ये जो इंक्रीज है ना, ये 147 रुपीज से 178 के आसपास में है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जिन लोगों ने ऑलरेडी एंट्री ले रखी है वो अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं। तो क्या यहाँ पर नई एंट्री लेनी चाहिए? यस डेफिनेटली, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक नई एंट्री के चांसेस है, क्योंकि ये निकलेगा इस बार। ये ऑलरेडी बहुत बार रिटेस्ट कर चुका है लंबे टाइम फ्रेम पर भी, मैंने आपको बताया, और यहाँ पर भी देखिए हर जगह सेलर्स आ गए हैं और हर जगह सेलर्स ने ट्राई कर लिया, और अब ये बड़े बड़े वॉल्यूम्स के, अब ये बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स के साथ में निकल रहा है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस बार ये डायरेक्टली निकल जाएगा और आपको वापस यहाँ पर रिटेस्टिंग जैसा कोई चांसेस नहीं देगा। ऑलरेडी निफ्टी मेटल्स में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो नए हाइस बना चुके हैं। एक बार डेली चार्ट फ्रेम पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। सी दिस डेली चार्ट, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल चार्ट। मैं आपको ना यहाँ पे समझाता हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो डेली चार्ट फ्रेम, ये जो डेली चार्ट फ्रेम है ना, ये ऑलरेडी जब यहाँ कहीं पे ये जो पहले हाइस थे 155 150, ये आप 2024 के निकालोगे ना, यहाँ कहीं पे हाइस थे, ठीक है। अब इस हाइस के यहाँ पर जब ब्रेक करने की कोशिश किया तो इसको वापस नीचे गिराया गया। 3-4 दिन तक देखो अच्छी खासी कैंडल के साथ में, ग्रीन कैंडल्स के साथ में, इवन यहाँ कहीं पे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हुए थे, साथ ट्राई किया। अच्छा खासा यहाँ पर नीचे कंसोलिडेशन हुआ, एक बड़ी ग्रेट कैंडल भी यहाँ पर बनी, इसको नीचे गिराने की कोशिश हुई बट नहीं गया। इसके बाद में देखिए इस हाइस को निकालने से पहले इसने रिटेस्ट किया, 3-4 दिन तक वापस ब्रेक किया, ब्रेक करके रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, अगेन रिटेस्टिंग होके अब जो इसने लास्ट डे जब मार्केट पूरा 300 पॉइंट के आसपास में निफ्टी डाउन था, उसके बावजूद इसने अपने लास्ट डे के ऊपर क्लोजिंग दिया, मतलब लास्ट 3-4 डे का जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट दिया। तो डेली चार्ट पर भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। एंट्री लेवल जो आपको करंट मार्केट प्राइस है वो एंट्री लेवल के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। वीकली चार्ट पर भी स्ट्रॉन्ग है, और ओवरऑल जो मंथली चार्ट पे मैंने आपको बताया था उस पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ग्लोबल में स्टील के प्राइसेस कंटिन्यूसली अपसाइड में है। तो अगर स्टील की प्राइसेस बढ़ रही है तो इनको उसका बेनिफिट भी डेफिनेटली मिलने वाला है। तो ओवरऑल चार्ट फ्रेम की बात करूँ तो मंथली, वीकली एंड मंथ डेली, तीनों टाइम फ्रेम पे ये चार्ट फ्रेम ना बहुत पसंद आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। टारगेट की बात कर लेते हैं, स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं, और जिन लोगों के पास ऑलरेडी है उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए। मुझे लगता है कि जो फर्स्ट टारगेट है वो आपका 205 रुपीज के आसपास में होना चाहिए, एंड डेफिनेटली किस बेसिस पे लगाया तो आप देखो कि यहाँ कहीं पे पहले भी 4-5 महीने का एक बार रेजिस्टेंस लिया है और उसके बाद में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि इमीडिएट बेसिस पे ये
बिना रुके करंट मार्केट प्राइस से 205 206 तक जा सकता है। एंड जो सेकंड टारगेट आपको ध्यान में रखना चाहिए वो 250 254 के आसपास में आपको रखना चाहिए। और ये बहुत शार्प अप मूव होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग, मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर बहुत शार्प अप मूव होगा एटलीस्ट 205 रुपए तक। ये मौका नहीं देगा नई एंट्री के लिए। अगर आपको घुसना है तो बीच में ही कहीं एंट्री लेनी पड़ेगी। एंड जो स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ, किसी के पास में एकदम इमीडिएट लेवल पे स्टॉप लॉस चाहिए तो मुझे लगता है कि 150 से 153 रुपीज है, वो आपका इमीडिएट स्टॉप लॉस बन सकता है यहाँ पर। और एग्जैक्ट किसी ने करंट मार्केट प्राइस पे ही बाई किया है, बट जिसको 1 वीक या 2 वीक के लिए प्ले आउट करना है तो वो 165 167 का लगा सकता है। और नीचे अगर आपको मोस्ट नीचे लगाना है, अगर आपको 254 रुपीज के लिए प्ले आउट करना है तो 155 का स्टॉप लॉस लगाइए। 205 के लिए प्ले आउट करना है तो 166 167 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग काम कर सकते हो। एक बार 254 क्रॉस होता है तो उसके बाद में अपन फिर से रिवाइज करेंगे टारगेट को और एनालिसिस करेंगे चार्ट को कि अभी कैसा पैटर्न नजर आ रहा है। ये तो रही कंप्लीटली टेक्निकल पैटर्न पे। अब एक बार इसको फंडामेंटल पिक्चर समझने की कोशिश करते हैं कि फंडामेंटली चार्ट कैसा नजर आ रहा है। एंड फंडामेंटली अगर शेयर अच्छा है, फंडामेंटली यहाँ पर वैल्यूएशंस बाकी है, तब तो ये टेक्निकल तो स्ट्रांग है, तब तो यहाँ पर एंट्री बनने के बहुत ज्यादा चांसेस आ जाते हैं। एक डिस्क्लेमर दे दूं, ऑलरेडी मेरी बाइंग के अंदर है सेल, मैंने ऑलरेडी इसको बाई कर रखा है एंड आई एम नॉट ए स्टॉक सेबी रजिस्टर्ड एनालाइस्ट। तो आप जो डिसीजन ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही लीजिए। अब बात करते हैं फंडामेंटल चार्ट की। अगर आपको फंडामेंटली भी स्ट्रांग नजर आता है और यहाँ पर वैल्यूएशंस नजर आते हैं तो समझिए ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर एंटर होने की, क्योंकि टेक्निकली चार्ट बहुत स्ट्रांग है। पहले मार्केट कैप देख लेते हैं, 73,000 करोड़ के आसपास में मार्केट कैप है। बुक वैल्यू 141 है एंड करंट मार्केट प्राइस 178 है, यानी कि बुक वैल्यू के आसपास में चल रहा है। तो यहाँ पर एक वैल्यूशंस मुझे लगता है कि जो अभी वैल्यूशंस देने वो बाकी है, लुकिंग एट द बुक वैल्यू और करंट मार्केट प्राइस साइड। बाकी देखते हैं कि आरओसी आरओई कुछ खास नहीं है, 5 से 6% के आसपास में है। स्टॉक का P24 है एंड इंडस्ट्री का P21 है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यूड है। ओवरऑल आप देखोगे बुक वैल्यू के आसपास में ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो भी इंडस्ट्री पी रेशियो के आसपास में है। तो यहाँ पर आरओई आरओसी अच्छे नहीं है। अब एक बार देखते हैं कि इसमें सेल्स की अपॉर्चुनिटी कैसे दिखती है। सेल्स देखोगे तो टॉप लाइन है वो लास्ट 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर लास्ट 2 क्वार्टर से बढ़कर आई है दिसंबर 2025 में। रीजन वही बता रहा हूँ मैं आपको कि अभी जो स्टील की प्राइसेस है वो अप ट्रेंड में है, इसलिए टॉप लाइन बढ़ रही है। बट वाइज वाइज आपका जो मार्जिन है वो कंटिन्यूसली डाउन होकर आ रहा है। जो 11-12% होता था वो 9% हुआ, देन 8% हुआ। तो मार्जिन के ऊपर कंपनी के ऊपर प्रेशर है। एंड इवन इफ यू सी दिस नेट प्रॉफिट वो भी डाउन होकर आया है, 1657 करोड़ से 968 से 556 से 480। और 480 भी तब जब इसके पास में अदर इनकम एक्सेप्शनल इंक्रीज होकर आई, जो लास्ट टाइम माइनस के अंदर थी, वो 248 करोड़ रुपीज हो गए। तो फंडामेंटली अगर मैं बात करूँ पिक्चर सेल्स साइड में, तो सेल्स साइड में अभी तक टॉप लाइन ग्रोथ होने के साथ में उसका एक्सपेंस बढ़कर आ रहा है, मार्जिन इसके प्रेशर्स में आ रहे हैं, आरओई आरओसी अच्छे है नहीं। तो यहाँ पर ग्रोथ के टर्म्स में अभी तक रिजल्ट के टर्म्स में इसमें कुछ खास देखने को मिला नहीं। बट मैं अब आपको बताता हूँ इसमें पॉजिटिव्स क्या। होल्डिंग पैटर्न देखो इसका ठीक से, डीआईआई कंटिन्यूसली इसका माल उठा रहे हैं, दिसंबर 2024 से कंटिन्यूसली इनकी हिस्सेदारी इंक्रीज हो रही है। एफआईआई कंटिन्यूसली इसका माल उठा रहे हैं। एफआई लास्ट 1.5 साल से पूरा मार्केट में बेच रहे हैं, बट सेल ऐसा स्टॉक है जिसको लास्ट 1.5 साल से हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर उनकी हिस्सेदारी है वो इंक्रीज होती हुई नजर आई है। प्रोमोटर की हिस्सेदारी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 65% एंड कंटिन्यूसली स्टेबल है। अब जो इसका हिस्सेदारी घटी है वो देखो, वो है पब्लिक, हम लोगों से माल उठाया गया। और कितने उठाया, बड़े लोगों ने उठाया। 16.55% की जो हमारी हिस्सेदारी हुआ करती थी वो आज की डेट में 11.5% बची है। मतलब हमसे 4.5 से 5 तक का माल बड़े लोगों ने ऑलरेडी उठा लिया। इसी की वजह से आप देखोगे ना, ये जो चार्ट में ये जो बुलिश पैटर्न्स दिखते हैं ना, हम बोलते हैं टेक्निकली चार्ट सब कुछ बोलता है, वो यही बोल रहा है कि यहाँ पर कोई बड़े बंदे हैं वो एंटर हो रहे हैं, इसीलिए ये जो कंसोलिडेशन जो है ना यहाँ से बाहर आ रहा है। एंड जो अप्रैल के अंदर जो इतना बड़ा इनगल्फिंग कैंडल आपको बनता हुआ दिख रहा है ना, यही बड़ा रीजन है कि यहाँ पर कंटिन्यूसली माल उठा लिया गया है नीचे के लेवल से। और मुझे लगता है कि अभी ब्रेकआउट आना बाकी है। तो ओवरऑल फंडामेंटल पिक्चर बात करूँ तो मुझे फंडामेंटली ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आता नजर, बट डेफिनेटली कोई ना कोई एक स्टोरी कुक हो रही है तभी बड़े लोग यहाँ पर माल उठा रहे हैं। हालांकि वो चीजें रिजल्ट में अभी देखने को नहीं मिली है। टेक्निकल चार्ट की बात करूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या नए बुल्स यहाँ पर एंटर होंगे? डेफिनेटली यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी है कि नए बुल्स यहाँ पर एंट्री हो सकती है, क्योंकि टेक्निकली चार्ट बहुत अच्छा है। अब जिन लोगों ने ऑलरेडी ले रखा है उन लोगों के लिए स्टॉप लॉस की बात कर ली। नई एंट्री आपको करंट मार्केट प्राइस पे ले सकते हो, डेफिनेटली ले सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए बात कर ली, शॉर्ट टर्म के लिए हम लोगों ने बात कर ली। तो ओवरऑल आई होप कि आपको पिक्चर परफेक्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।